नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में बता रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुनेंगे। नेताजी के विषय में कहा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1992 में इस महान देशभक्त को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। यद्यपि यह घोषणा काफ़ी विलम्ब से की गई, फिर भी भारत माता के इस सपूत का सम्मान करना सर्वथा उचित ही है। इनकी जीवनी आत्म उत्सर्ग की एक ऐसी कहानी है जो निर्जीव एवं हतोत्साहित व्यक्तियों के हृदय सिंहासन में भी स्फूर्ति, आशा और प्राणों का संचार कर सकती है। देश की स्वाधीनता के संग्राम में इन्होंने जो अपने आप को न्यौछावर कर दिया, यह विश्व प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे भैया बहन, इनकी जीवनी के विषय में आप थोड़ा सा जानें। नेताजी सुभाष के पूर्वज पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के केदालिया गांव के निवासी थे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। पिता कटक में सरकारी वकील थे। कटक में ही सुभाष बाबू की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी। 1913 में मिशनरी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। ये सदा उस अपने एरिया में, अपने प्रांत में द्वितीय श्रेणी से भी पास हुए थे। इसके बाद सुभाष बाबू कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती हुए। सन 1915 मैंने 1915 में प्रथम श्रेणी में FA उत्तीर्ण हुए। BA में दर्शन शास्त्र लिया। स्वभावतः एक गंभीरता इनके व्यक्तित्व में आ गई। ऐसे प्रतिभाशाली सहपाठी का सभी छात्र आदर किया करते थे। सुभाष बाबू की नेतृत्व एवं संगठन शक्ति यहाँ विकसित हो रही थी। एक मित्र के अपमान के प्रतिकार में इन्होंने प्रोफेसर CF कॉटन से भिड़ गए। उक्त प्रोफेसर पर हमला करने के अपराध में इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। बाद में इन्हें स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रविष्ट हो गए और वहीं से सन 1919 में दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में BA उत्तीर्ण किया। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भी इन्होंने BA किया। सुभाष बाबू के पिता राजभक्त व्यक्ति थे। उन्होंने काफ़ी आशाओं के साथ सुभाष बाबू को ICS के लिए भेजा था। सन 1920 में ICS परीक्षा में चौथे स्थान पर आकर उन्होंने सभी को अचंभित कर दिया था। लेकिन देश की राजनीति में जो उथल पुथल मची थी और देश के वातावरण में जो देशभक्ति की आंधी चल रही थी, उससे प्रेरित होकर सुभाष बाबू भी राजद्रोही हो गए और ICS की नौकरी छोड़ दी। त्यागपत्र देकर देशबंधु की सेना में स्वयंसेवक बन गए। फिर राष्ट्रीय विद्यापीठ में आचार्य और कांग्रेस स्वयंसेवक दल के कप्तान बनाए गए। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के बहिष्कार के संबंध में सुभाष बाबू को प्रथम बार गिरफ्तार करके 6 महीने की सजा दी गई थी। सन 1922 में बंगाल के बाढ़ पीड़ितों की अद्भुत सहायता करके उन्होंने अपने कौशल का परिचय दिया। स्वराज पार्टी के प्रमुख पत्र फॉरवर्ड के संपादक बनाए गए। सन 1924 में देशबंधु जब कलकत्ता के मेयर बने, तब इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। उसी वर्ष बंगाल ऑर्डिनेंस के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। 3 वर्षों के इस जेल प्रवास में क्षय रोग हो जाने के कारण सुभाष बाबू का स्वास्थ्य अत्यधिक गिर गया। सरकार उनके जीवन के साथ कुछ अपमानजनक शर्तों का खेल खेलना चाहती थी, पर सुभाष जैसे स्वाभिमानी देशभक्त के लिए यह असहनीय था। अंत में हठी सुभाष के आगे उसे घुटने टेकने पड़े। 15 मई 1927 को कलकत्ता लाकर रिहा कर दिए गए। जेल प्रवास में ही वह प्रांतीय धारा सभा के सदस्य चुन लिए गए। सन 1928 की कलकत्ता कांग्रेस में पंडित नेहरू के जुलूस में चलने वाली स्वयंसेवक दल के सेनानी सुभाष चंद्र बोस की कृति कौमुदी दिग्दिगंत को सुरभित कर उठी। सुभाष बाबू देश के नेताओं के संपर्क में आ गए। बाद में पंडित नेहरू द्वारा बनाई गई इंडिपेंडेंस लीग के प्रचार में नेहरू को खूब सहयोग दिया। लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना ध्येय स्वीकृत कर लिया था। इसी बीच सुभाष बाबू कलकत्ता के मेयर बन चुके थे। नेतृत्व में कलकत्ता में भी जुलूस निकला।
पुलिस ने जुलूस पर लाठीचार्ज किया। सुभाष बाबू साथियों सहित बंदी बना लिए गए। 1 वर्ष की सजा दी गई। देश में पुनः आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। चारों ओर कानून तोड़े जा रहे थे। सरकार बौखलाई हुई थी। जेल में सुभाष बाबू की यातनाएं सहन करनी पड़ी। पुनः ये रुग्ण हो गए, बीमार हो गए। पुराना क्षय रोग पुनः खड़ा हो गया। सरकार इस शर्त पर कि वह रिहा होते ही सीधे यूरोप चले जाए। वह तुरंत रिहा होते ही संबंधियों से मिले बिना ही वायुयान द्वारा स्विट्जरलैंड चले गए। यह विदेश प्रवास दूसरे रूप में सुभाष बाबू का देश से निर्वासन ही था। यह उस समय और भी स्पष्ट हो गया जब 3 वर्ष बाद पिता की मृत्यु पर सुभाष बाबू भारत आए तो पुलिस द्वारा घेर लिए गए। बड़ी कठिनाई से सुभाष बाबू 1 महीने ही घर रह गए। इस 1 माह के समय में किसी भी राजनीतिक चर्चा भी में भाग नहीं ले सके। इस प्रकार सरकार को दिए गए वचन का पालन करके वह पुनः यूरोप लौट गए। इस विदेश यात्रा में वह डी वेलेरा एवं मुसोलिनी से मिले। कुछ समय बाद वह विदेश प्रवास से उब गए और निश्चय कर लिया कि अब वे विदेश में ना रहेंगे। भारत सरकार का कथन था कि यदि भारत में रहना है तो जेलों में ही रहो। अंत में इन्होंने स्वदेश के लिए ही चल पड़े। कांग्रेस ने भी एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से अनुरोध किया कि सुभाष बाबू को मुक्त कर दे, परंतु सरकार ना मानी। बम्बई उतरते ही उन्हें बंदी बना लिया गया। देश में विक्षोभ फैला था। 10 मई 1936 को सुभाष दिवस मनाया गया, पर सरकार इससे विचलित ना हुई। उधर जेल जाते ही सुभाष बाबू की दशा पुनः बिगड़ गई। अंत में फिर उन्हें छोड़ दिया गया। सारे देश में प्रसन्नता के बादल छा गए। मेरे प्यारे भैया बहन, अब इनके रचनात्मक कार्यक्रम का समय आ गया था। कांग्रेस ने काउंसिल प्रवेश स्वीकृति कर लिया था। प्रांतों में मंत्रिमंडल बन रहे थे। सुभाष बाबू को इन कार्यक्रमों में कोई रुचि नहीं थी। दूसरी ओर इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। स्वास्थ्य सुधार हेतु उन्हें पुनः 2-2.5 महीने के लिए विदेश जाना पड़ा। यूरोप में ही ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति का भंडाफोड़ किया। सन 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद सबसे बड़ा सम्मान था जो भारतीय जनता अपने सर्वप्रिय नेता को दे सकती थी। अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष बाबू की आयु मात्र 41 अर्थात 41 वर्ष की थी। सन 1935 के संघ शासन की हरिपुरा अधिवेशन में बिल्कुल अव्यावहारिक बता दिया गया। सुभाष बाबू व्यक्तिगत रूप से इस संघ शासन के कट्टर विरोधी थे, इसी भय से कि कहीं दक्षिणपंथी संघ शासन की व्यवस्था स्वीकार न कर ले। अगले वर्ष कांग्रेस के इतिहास में पहली बार नामजद सदस्य के विरुद्ध अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और विजयी हुए। यह संघर्ष बड़ा उग्र था। कहा जाता है कि पट्टा भी सीतारमैया की पराजय पर स्वयं गांधी जी ने कहा था कि वह उनकी हार हुई है। सुभाष बाबू के अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के पश्चात भी दक्षिणपंथी कांग्रेसियों ने उनसे खुलकर असहयोग किया। सुभाष बाबू को इससे बहुत पीड़ा हुई। अंत में जब समझौते की कोई सूरत न दिखाई दिया तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके स्थान पर राजेंद्र बाबू अध्यक्ष पद बनाए गए। इस प्रकार अलग होकर सुभाष बाबू ने कांग्रेस के भीतर ही एक अग्रगामी दल, जिसको कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, की स्थापना की। इस दल का प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस की वैधानिकता की भावना को तिलांजलि देना था। सुभाष बाबू कांग्रेस की दक्षिणपंथी नीति से सदैव असंतुष्ट रहते थे। अग्रगामी दल की स्थापना सुभाष बाबू की पराजय का प्रतिफल नहीं था। वह अपने संगठन को सदैव वामपंथी रखना चाहते थे। इस प्रकार मेरे प्यारे भैया बहनों, अगला कार्यक्रम कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। सुभाष बाबू ने समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया जो अपूर्व ही रहा। इस सम्मेलन में दिए गए सुभाष बाबू के व्याख्यान से कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेता और भी असंतुष्ट हो गए और सुभाष बाबू पर यह दोष लगाकर कि उन्होंने कांग्रेस के विरोध में एक नया दल खड़ा किया है, उनको कांग्रेस की सदस्यता से भी वंचित कर दिया गया। यहाँ तक कि बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को भी कांग्रेस की निर्वासित कर दिया गया। इस तरह आगे तब तक युद्ध के काले बादल घिर चुके थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिए थे। गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की धुन में थे। उसी समय सुभाष बाबू ने बंगाली जनता को हालवेल स्मारक, जिसको कहते हैं कालकोठरी, को हटा देने एवं सामूहिक आंदोलन प्रारंभ करने के लिए आदेश दिया।
सरकार सुभाष बाबू के संकेत पर ही बंगाल में उठते हुए तूफानों को देखकर भयभीत हो गई और उसने सुभाष बाबू को जेल में डाल दिया। ऐसे अवसर पर सुभाष बाबू जेल में नहीं सड़ना चाहते थे। उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। अंत में सरकार ने 1 महीने के लिए सुभाष बाबू को छोड़ दिया, परंतु उनके घर पर कड़ा पहरा लगा दिया गया भैया। फिर भी वह भाग निकलने में सफल हुए और 26 जनवरी 1941 को उनके गृह कैद से भागने की बात सबको पता चली। दाढ़ी बड़ी करके सुभाष बाबू कभी बस और कभी रेल द्वारा यात्रा करते हुए पेशावर पहुंच गए। दाढ़ी ने पुलिस की आंखों में खूब धूल झोंकी और पठान जियाउद्दीन के वेश में उन्होंने एक काफिले के साथ सीमा पार की ओर काबुल पहुंच गए। वहां गुप्तचरों ने उन्हें परेशान किया। जर्मनी जाने के लिए पासपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा था। अंत में एक व्यक्ति के पासपोर्ट का उपयोग करके उन्होंने जर्मनी पहुंच ही गए। बर्लिन में सुभाष बाबू जर्मन सरकार के मान्य अतिथि बने। बर्लिन और रोम रेडियो से आए दिन इनके व्याख्यान आने लगे। हिटलर ने भी सुभाष बाबू का यथेष्ट सम्मान किया था। वहाँ मुसोलिनी एवं उसके दामाद काउंट सियानो से भी मिले। 27 मई 1942 को हिटलर ने उनसे मुलाकात की और दक्षिण पूर्व एशिया जाने की उनकी योजना को समर्थन व सहयोग भी प्राप्त हुआ। थोड़ी सी बात और मैं बता देना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र के अनेक ऐसे गुणों पर प्रकाश डाला है जो अब तक छिपे ही रहे थे। उनकी संगठन शक्ति का ऐसा विस्तृत परिचय पहले कभी नहीं मिला था। उसके 18 घंटे निरंतर काम करने की क्षमता का ज्ञान भी सबको ना हो पाया था। सच तो यह है कि यदि सुभाष को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त ना होता तो उनका व्यक्तित्व अब अविकसित ही रह जाता। सुभाष द्वारा लाई गई दिल्ली चलो की आवाज़ ने सिपाहियों पर एक जादू सा असर किया था भैया। 18 मार्च 1944 का वह दिन भारत के इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, जब आज़ाद हिंद की सेनाएं कोहिमा और मणिपुर के युद्ध में जी जान से जुट पड़ी थी। 2 महीने में ही उनका आक्रमण इतना उग्र हो गया था कि अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, परंतु साधनों और विशेषतः वायु सेना के अभाव में सैनिकों को पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा। पुनः पूरी तैयारी के साथ दूसरा आक्रमण किया गया। क्षणिक सफलताएं भी मिली, परंतु अंत में ब्रिटिश सरकार के विशाल साधनों के आगे यह मुट्ठी भर साधनहीन सेना कब तक जमी रहती थी। सुभाष बाबू को रंगून छोड़ देना पड़ा। 19 मई 1945 को अंग्रेजों ने पुनः रंगून पर पुनः अधिकार जमा लिया। मेरे प्यारे भैया, आज़ाद हिंद फौज की शक्ति अब दिन प्रतिदिन कम होती गई, परंतु वह जापानियों के आत्मसमर्पण तक कार्य करती रही। 14 अगस्त 1945 को नेताजी टोक्यो के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज का काम एक प्रकार से समाप्त हो गया, परंतु उसका नाम युगों तक अमर रहेगा। पीठ पर सुरंगें बांधकर और जमीन पर लेटकर ब्रिटिश टैंकों को उड़ाने वाले बाल सैनिकों, भूखे पेट अथवा पत्ते खाकर छापा मारने वाले एवं गुलामी के घी से आज़ादी की घास को श्रेष्ठ समझने वाले सैनिकों एवं 16 घंटे तक युद्ध करके ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा देने वाली झांसी रेजिमेंट की सैनिकाओं को युग युग तक इतिहास के पृष्ठों पर याद किया जाएगा। मेरे प्यारे भैयावान, टोक्यो में से 23 अगस्त 1945 को यह समाचार सुना कि सुभाष बाबू 18 अगस्त को वायु दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुए और उसी रात इस संसार से चल बसे। दुनिया अवाक रह गई। कुछ लोग आज भी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि वायुयान दुर्घटना में वास्तव में उनकी मृत्यु हुई। सच चाहे कुछ भी हो, किंतु यह निर्विवाद है कि सुभाष बाबू युग युग तक के लिए अमर हो गए। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो शेयर करेंगे। नमन।